हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने 4th चैप्टर शुरू करा था सरल समीकरण। उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है और एग्जाम्पल करवाए हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये अंतिम स्तंभ है, ये आपने पूरा करना है। तो कैसे करना है वो देखिए। फर्स्ट में क्या है, x + 3 = में 0। तो x की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है। तो क्या है, ये जो x की वैल्यू आपको राइट साइड में गिवन है, ये आप यहाँ डालेंगे। तो क्या है, ये आपका दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो जब मैं इसको हल करूंगी तो ये दोनों मेरे बराबर होने चाहिए, और अगर बराबर नहीं होंगे तो मेरा ये समीकरण नहीं है, और अगर बराबर हैं तो हाँ में आंसर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें। x की वैल्यू 3 रखो यहाँ। तो 3 + 3 6। तो 6 क्या मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, और नहीं के लिए मैंने क्रॉस का निशान लिया है। ठीक है, और हाँ के लिए मैंने सही का निशान लिया है। ठीक है, अब सेकंड देखो, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे। तो 3 + 0 3। ठीक है, तो 3 मेरा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आया। आगे x की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ रखो -3। तो -3 और +3, 3 में से 3 गया 0, तो 0 के बराबर आ गया, इसलिए आंसर मेरा सही। आगे x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 7 रखो। 7 - 7 0, 0 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए आंसर नहीं। अब x में 8 है, 8 यहाँ रखो। 8 - 1 7, तो 1 आ गया। 1 बराबर 1 है, इसलिए सही का निशान। अब x में 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे। तो देखो 5 के साथ x है, कोई निशान नहीं है बीच में, तो गुना का निशान होता है। तो 5 गुना में 0 0, तो 0 मेरा 25 के बराबर नहीं होता, इसलिए आंसर क्रॉस। आगे x की वैल्यू 5 है, तो x की जगह 5 रखेंगे। तो 5 5 जा 25, तो 25 के बराबर होता है, इसलिए आंसर सही। अब x की वैल्यू -5 है, तो यहाँ -5 रखेंगे। तो 5 5 जा 25, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 25, यहाँ प्लस का 25, तो बराबर नहीं है, इसलिए आंसर क्रॉस। अब m की वैल्यू -6, या -6 रखेंगे। तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 2 है, और राइट साइड में प्लस का 2 है, तो -2 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए आंसर क्रॉस। अब m की वैल्यू 0 रखेंगे। 0 रखो। अगर 0 आपका न्यूमरेटर में है, तो पूरा का पूरा नंबर आपका 0 बन जाएगा। तो 0 मेरा क्या है, 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए आंसर क्रॉस। अब m की वैल्यू 6, यहाँ 6 रखेंगे। तो 3 2 जा 6 है, प्लस का 2 है, तो राइट साइड में भी प्लस का 2 है, तो 2 बराबर 2 हो गया, इसलिए आंसर सही। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। जांच कीजिए कि कोष्ठों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जैसे n की वैल्यू 1 है, हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको शुरू के 2-3 पार्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, n + में 5 = में 19। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहाँ n के स्पेस पे 1 रखेंगे। तो 5 + 1 6 हो जाएगा। ये आप साथ के साथ लेके चलेंगे। लास्ट का जो आपका स्टेप आएगा उसमें शो करेंगे कि बराबर है कि नहीं। अब मेरा 6 क्या 19 के बराबर नहीं है, इसलिए ये बराबर का निशान होता है और ये नहीं का निशान होता है। तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे इक्वल के साइन को। तो यानी 6 मेरा बराबर नहीं है 19 के, तो आंसर क्या लिखेंगे, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7n + 5 = में 19, और n की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो n की वैल्यू -2 यहाँ रखो, प्लस में 5 = में 19, 7 2 जा 14, और ये प्लस का ये माइनस, तो प्लस माइनस का 14 + 5 = में 19। देखो एक मेरा नंबर माइनस है, एक प्लस है। ठीक है, तो ये जब मेरे पास 2 नंबर हों, उसमें से अगर एक भी माइनस का हो तो हम आपस में माइनस करेंगे। तो 14 - 5 9, और जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन हमें आंसर के लगाना होता है। तो यहाँ पर 14 बड़ा है और 14 माइनस का है, इसलिए माइनस का 9 लिखेंगे। तो माइनस का 9 19 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण का हल नहीं है। आगे सी पार्ट देखो, 7n + 5 = में 19, तो n की वैल्यू आपने 2 रखनी है। तो यहाँ मैंने n के स्पेस पे 2 रखा, + 5 = में 19, तो 7 2 जा 14, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही रहेगा, +5, तो 14 + 5 19, तो 19 मेरा बराबर हो गया 19 के।
तो अब जब ये दोनों मेरे बराबर आ जाए तो इट मीन समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये जो बाकी के आपके पार्ट्स हैं 3, मैंने आपको ABC करा दिया है, ये DEF आप खुद ट्राई करो। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन देखो, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये कैसे करना है, ये देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा 5p + 2 = में 17, मुझे n की वैल्यू p की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से रखूंगी। तो मैंने 1 से शुरू करी। ठीक है, तो पहले मैंने p की जगह 1 रखा। ठीक है, तो 5 × 5 + 2, तो 5 और 2 7, तो 7 मेरा 17 के बराबर नहीं है, तो इसके आगे लिखेंगे हल नहीं है। फिर मैंने p की वैल्यू 2 रखी, तो 2 p की जगह 2 रखा, तो 5 दूनी 10 + 2, तो 10 + 2 क्या आएगा 12, तो 12 भी 17 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, फिर क्या है, मैंने 5p + 2 17 है, तो मैंने फिर p की वैल्यू 3 रखी, तो p की जगह मैंने 3 रखा, तो 5 × 3 15 + में 2 ये 17, तो दायां पक्ष भी 17 आ गया और बायां पक्ष भी 17 आ गया, तो ये दोनों मेरे बराबर हो गए। तो मैं लिखूंगी p = 3 समीकरण का हल है। ठीक है, आई समझ में। ये आपने जब तक निकालने, जब तक मेरे ये दोनों बराबर ना आ जाएं, जब दोनों बराबर होंगे तभी समीकरण का हल निकलेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। आगे फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, आपने सिंपल समीकरण लिखना है। क्या है, देखो, संख्याओं x और 4 का योग, x और 4 का योग कितना है 9, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है x + 4 = में 9, बस इतना ही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ समीकरण लिखना है। सेकंड पार्ट देखो, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, y में से 2 घटाने पर, तो क्या लिखेंगे y - 2 = में 8, ये आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद मैंने थर्ड छोड़ दिया है, फोर्थ छोड़ दिया, फिफ्थ, और ये फिर आप अपना 6 पार्ट देखो, ये सब ऐसे ही कर लेना। जैसे ये देखो, t का 3/4 मतलब 3/4, जिसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे 3/4 t का 3/4 हो गया। उसके बाद आंसर कितना है मेरे पास 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी 7 पार्ट देखो, 6 m का 7 गुना और 7 का योगफल, m का 7 गुना 7m और प्लस 7 = में 77। ठीक है, ये आप खुद लिखो। अगला पार्ट देखो, 7th पार्ट, एक संख्या x का चौथाई, पहले x का चौथाई करेंगे, तो x का चौथाई क्या होगा, x/4। उसके बाद ऋण बोला है ना, तो ऋण मतलब माइनस करना है, या तो घटा बोलेंगे या ऋण बोलेंगे, तो जहाँ पर ऋण आएगा वहाँ आपने माइनस करना है, जहाँ धन आए वहाँ पर आपने प्लस करना है। ठीक है, तो x का चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, तो कैसे लिखेंगे, x/4, x का चौथाई हो गया, 4 ऋण माइनस का 4, और आपको 4 देता है तो बराबर 4, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इसे नेक्स्ट पार्ट देखो, यदि आप y के 6 गुने में से, y का 6 गुना यानी 6y में से 6 घटाएं, यानी 6y - 6 लिखेंगे, तो आपको 60 प्राप्त होगा। ये लिखेंगे 6y - 6 = में 60। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखो, यदि आप z के 1/3 में से, z का 1/3 मतलब z/3, 3 जोड़े, यानी z/3 + 3, तो आपको 30 प्राप्त होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, ये रहा z/3 + 3 = में 30, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो आपको ये समीकरण दे रखे हैं, इनको आपने इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कथनों की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे वो देखो, तो मैं आपको सीधा बता देती हूँ। देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है, p + 4 = में 15, तो क्या लिखेंगे, p और 4 का योग 15 है, बस ये आपका कथन बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है, m - 7 = 3, यानी m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, सी पार्ट, 2m = 7, यानी एक संख्या m का 2 गुना 7 है। ठीक है, आगे m/5 = 3 है, तो संख्या m का 1/5, संख्या m का 1/5 3 होता है। ठीक है, आगे
3m + 5 = में 6 है, तो संख्या m का 3/5 6 होता है या 6 के बराबर होता है, आप लिख सकते हो। आगे 3p + 4 = में 25, तो संख्या p का 3 गुना, तो क्या है, संख्या p के 3 गुने का 4 से योग, 3 गुने का 4 से योग 25 है। ठीक है, अगला देखो 4p - 2 = में 18, तो क्या है, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलता है। ठीक है, आगे p + 2 + 2 p/2 + 2 = में 8, तो संख्या p के आधा, 1/2 मतलब आधा, तो p के आधे में से 2 घटाने पर, नहीं बेटा यहाँ लिखो 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। ठीक है, डन। अगला सम देखो, अगला 6th पार्ट, तो क्या है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। मतलब अगर मैं परमीत के कंचे पता कर लूं और उसको 5 से गुना कर दूं और उसमें 7 जोड़ दूं तो इरफान के कंचे आ जाएंगे। ठीक है, और उसने कहा है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। या तो मैं कहूँ कि भाई इरफान के पास 37 कंचे हैं, या फिर मैं कहूँ कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उसका अगर मैं 5 गुना कर दूं और उसमें 7 जोड़ दूं तो इरफान के कंचे के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों बातें सेम है। ठीक है, जब सेम होती है तो उनको हम बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो देखो, तो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, माना परमीत के पास कंचों की संख्या है m और इरफान के पास कंचे हैं, ये परमीत के कंचों का 5 गुना और उसमें 7 जोड़ देंगे, तो ये आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद इरफान के पास वास्तविक कंचे कितने हैं, 37, तो ये दोनों चीज़ बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार दोनों को मैं बराबर में लिख दूंगी। 5m + 7 = में 37, ये आपका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और उसकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब लक्ष्मी के पिता की आयु दे रखी 49 वर्ष। अब उसने कहा है कि भाई उसके जो पिता की आयु है ना, उसकी लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। अगर मुझे लड़की की आयु पता चल जाए तो मैं उसकी आयु को 3 से गुना करूंगी और उसमें 4 वर्ष और जोड़ दूंगी तो उसके पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो जिसकी हमें पता नहीं होती उसी की हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोल रखा है इसी तरह मानिए। तो माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष, लक्ष्मी के पिता की आयु 3y + 4, क्योंकि बेटी की आयु के 3 गुने में 4 अधिक जोड़ेंगे तो पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, अब लक्ष्मी के पिता की वास्तविक आयु कितनी है, 49 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा, 3y + 4, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर हैं तो इनको हम बराबर में रखेंगे, तो 3y + 4 = में 49। ठीक है, अगला थर्ड पार्ट देखो, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। अब धन आ गया, धन मतलब +7 है, पीछे ऋण था तो हमने माइनस किया था, यहाँ धन है तो हम प्लस करेंगे। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। तो टीचर क्या कह रही है कि भाई मेरी क्लास में जिसने सबसे ज़्यादा अंक लिए हैं ना वो 87 हैं। ठीक है, अब वो दूसरे तरीके से कैसे कह रही है कि भाई जिसके सबसे कम आए हैं ना उसको अगर मैं दुगना कर दूं उन अंकों को और उसमें 7 और जोड़ दूं तो मेरे क्या है अधिकतम अंक बन जाएंगे। तो अगर आपको न्यूनतम अंक पता चल जाएंगे तो अधिकतम अंक पता कर लोगे। तो जो चीज़ पता नहीं है वो हम मान के चलेंगे। क्या है, माना न्यूनतम प्राप्त अंक है L और अधिकतम प्राप्त अंक इसका दुगने में 7 जोड़ेंगे और वास्तविक अधिकतम अंक कितने हैं, 87। प्रश्नानुसार इन दोनों को बराबर रखेंगे तो 12 + 7 = में 87, ये आपका आंसर। ठीक है, अब फोर्थ बात देखिए, फोर्थ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कौन सा होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो शीर्ष कोण कौन सा होता है, जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है समद्विबाहु, ठीक है, तो ये जो मेरे दोनों, माना ये दोनों मेरी बराबर हैं, तो समद्विबाहु कौन सा होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। पहले तो इसका नाम रखो। ठीक है, तो बेटा जब ये दो मैंने बराबर लिए तो इनकी ये वाले कोण मेरे बराबर होंगे। ठीक है, और ये मेरा शीर्ष का कोण है, तो मैंने अगर आधार कोण x मानना है तो दोनों मेरे x होंगे,
ठीक है, आगे देखो, शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। अगर ये मेरे आधार कोण है तो ये शीर्ष है, तो शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना है, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, डन। तो अब क्या है आगे, मान लीजिए कि प्रत्येक आधार कोण b डिग्री है। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिखो कैसे, b माना है तो आप यहाँ b लिखो, b आधार कोण b माना है ना, डन। तो क्या है, माना समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण b है, तो शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना है तो 2b हो जाएगा, और तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है जो दे रखा है। अब प्रश्न अनुसार वो समीकरण कैसे लिखेंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण। ठीक है, 2 आधार कोण और तीसरा मेरा शीर्ष कोण है, तो इन दोनों का जोड़ मेरा 180 है। तो ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो मेरा समझाया हुआ समझ आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसको लाइक करो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछो कि मैम हमें ये क्वेश्चन बता दो, तो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।